Hello guys, welcome to MB Pathshala. So guys, this is a session on parasummary and basically two things we are planning to discuss. So one is the elimination approach, elimination कैसे करते हैं, and then we will solve two questions on parasummary. So let's get started. Okay, so you can scan this. So elimination approach and practice questions. So let's see what is this elimination all about. Okay, so as we all know, parasummary questions may once you have read the given text or passage, you have to eliminate the options so that you can reach or identify the correct option, right? So क्या करना चाहिए, कैसे eliminate करेंगे, उस चीज की आज हम बातचीत करते हैं. So देखो, the very first thing I do is I look for options that are factually incorrect or extreme. Okay, now this extreme word is very important बिकॉज कोई भी ऐसा ऑप्शन है जो कुछ ऐसी बात बोल रहा है जो बहुत ज्यादा एग्जैजरेटेड, ठीक है. लेट अस से यू हैव वर्ड्स लाइक एवरी, ऑल, नन, नेवर. ओके, तो आप समझ जाओ कि जो ऑप्शन आपने लिखा है वो एक एक्सट्रीम साइड पे है ना. अब यहाँ पे ना एक चीज आपको समझनी है कि जैसे कोई टेक्स्ट आपने पढ़ा, उसमें वो बात लिखी है जो नीचे ऑप्शंस में एक्सट्रीम वर्ड के साथ आ रही है, लेकिन जो 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 एक्चुअल डिस्कशन था ना, उसमें वो एक्सट्रीम वर्ड था नहीं, ठीक है. सो जैसे मैंने आपसे कहा, पीपल ऑफ इंडिया आर इंटरेस्टेड इन फूड. ओके, नीचे ऑप्शन आपने दिया ऑल पीपल इन इंडिया आर इंटरेस्टेड इन फूड. नाउ देयर इज अ डिफरेंस. जैसे ही आपने ऑल एज अ मॉडिफायर आपने यूज किया उस नाउन के साथ, तो आपने उस ऑप्शन को बना दिया एक्सट्रीम. और ये जो एक्सट्रीम ऑप्शंस होते हैं, ये मैक्सिमम केसेस में 90% केसेस में ही गलती होते हैं, ठीक है. हालांकि ये हो सकता है कि आपका जो डिस्कशन हो उसमें भी वो एक्सट्रीम वर्ड दिया हो, तो फिर बात अलग है, ठीक है. यू कैन चेक इफ द एक्सट्रीम वर्ड वाज अ पार्ट ऑफ डिस्कशन और नॉट, ठीक है. बाकी अदरवाइज एक्सट्रीम ऑप्शंस को आप इजीली एलिमिनेट कर सकते हो. फैक्चुअली इनकरेक्ट ऑप्शंस, एज वी ऑलरेडी नो what is factually incorrect. कोई भी ऐसा बात जो आपको डिस्कशन में जो बात हुई नहीं और नीचे आपने ऑप्शन में लिख दी, ठीक है. सो दैट्स फैक्चुअली इनकरेक्ट. अब फैक्चुअली इनकरेक्ट ऑप्शंस को हम लोग कई बार इसलिए भी एलिमिनेट नहीं कर पाते बिकॉज हमने वो डिस्कशन ही ध्यान से नहीं पढ़ा होता, या कई बार हम लोग उस डिस्कशन के साथ कनेक्ट नहीं कर पाते, ठीक है. बट ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप सबसे पहले एक्सट्रीम ऑप्शंस और फैक्चुअली इनकरेक्ट ऑप्शंस को हटा दें, ठीक है. सो दैट दोज ऑप्शंस एटलीस्ट आर एलिमिनेटेड, राइट. नेक्स्ट आगे चलते हैं. एलिमिनेट ऑप्शंस दैट आर टू ब्रॉड और टू नैरो, ठीक है. नाउ व्हाट इज टू ब्रॉड? ऐसे सोचो कि मेरे पास एक डिस्कशन है जिसमें मैंने इंडियन कंटेक्स्ट की बात की, राइट. मैंने आपसे कहा कि भाई डायबिटीज इज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम अमंग द इंडियंस. ओके, ऑप्शंस में दिया है डायबिटीज इज अ कॉमन प्रॉब्लम इन द एंटायर वर्ल्ड. नाउ द ऑप्शन इज टू ब्रॉड, क्योंकि जो आपका कंटेक्स्ट था वो लिमिटेड टू इंडिया था, और जो आपने वहां पे नीचे ऑप्शन में मेंशन किया वो पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा है. अब ये तो मैंने एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल दिया है, तो बहुत जल्दी आइडेंटिफाई हो गया होगा. ऑब्वियसली क्वेश्चंस में द थिंग्स आर स्लाइटली ऑन द टफर साइड, बट यू हैव टू बी कॉशियस देयर दैट ऐसा तो नहीं कि ऊपर जो डिस्कशन हुआ है वो इतना ब्रॉड इतना वाइड नहीं है, लेकिन नीचे जो ऑप्शन दे रखा है वो बहुत ब्रॉड बहुत वाइड है, ठीक है. तो चेक कर लो एक बार. द ऑप्शन कैन ऑल्सो बी टू नैरो. ओके, आपने डिस्कशन में बात की पूरी दुनिया की, नीचे ऑप्शन में आपने बात की सिर्फ इंडिया की. सो ये क्या हो गया? ये नैरो हो गया, ठीक है. सो नैरो भी हो सकता है, ब्रॉड भी हो सकता है, दोनों ही आपके फैक्चुअली टेक्निकली गलत हो जाएंगे, ठीक है. तो दोनों को आपको एलिमिनेट करना है, राइट. ओके, eliminate those options that seem correct but feature useless words or expressions. Now what are useless words? Useless words का मतलब जिन words का कोई लेना देना नहीं है, आपने ऐसे words उसमें introduce कर दिए. Now when you use these words, useless words, okay, which are also called as superfluous expressions, okay, they look harmless because हमें लगता है कि ठीक है यार, छोटी सी एक बात और एक्स्ट्रा ऐड कर दी, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन बहुत फर्क पड़ता है.
जैसे ही आपने वो एक एंगल ऐड किया उसके अंदर, तो उस ऑप्शन का जो मीनिंग है वो, मतलब जो ओरिजिनल मीनिंग था उससे काफी एनहांस हो गया, ठीक है, एंड दैट इज नॉट करेक्ट, राइट। स्पेसिफिकली जब ऑप्शंस पैरासमरी में ढूंढे जाते हैं तो ये इस तरह के एक्सप्रेशंस ऑप्शंस में आपको डले हुए मिलेंगे जो पढ़ने में बड़े हार्मलेस से लगेंगे, आपको लगेगा कि कोई खासा फर्क नहीं पड़ा, ठीक है, बट उस एक एक्सप्रेशन की वजह से जो आपका ऑप्शन है उसका मीनिंग चेंज हो रहा है, ठीक है। सो लुक आउट फॉर दोज एक्सप्रेशंस दैट आर बेसिकली एक्स्ट्रा, ओके, और यूजलेस। आप बिना बात में ऑप्शन के मीनिंग को एनहांस कर रहे हो, तो ऐसे ऑप्शन को भी आपको देखते ही हटाना है, ठीक है। लेट्स यूज दीज कंसेप्ट्स टू सॉल्व सम क्वेश्चंस। सो ये आ गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, ओके, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। सो लेट मी सॉल्व दिस। It is often thought that it is often thought that science has shown that there is no such thing as free will. ऐसा सोचा जाता है कि साइंस के हिसाब से फ्री विल जैसी कोई चीज नहीं है. If all things are bound by same impersonal cosmic laws, then the story goes, our paths are no freer than those of rocks tumbling down the hill, but this is wrong. Science is giving us a very powerful and clear way to understand freedom of will. सो फ्रीडम ऑफ विल का मीनिंग शायद आप लोगों ने सुना होगा ये टर्म फ्री विल. फ्री विल का मतलब एज अ ह्यूमन आपके पास वो आजादी है कि जो आप करना चाहो वो आप कर सकते हो, ठीक है. तो ऑथर कह रहा है कि साइंस के हिसाब से ऐसा सोचते हैं हम लोग कि फ्री विल जैसी कोई चीज नहीं है, बट अगर उस हिसाब से देखा जाए तो एक जो रॉक है, एक पत्थर जो है, और एक हम है, ठीक है, हम में और उस पत्थर में कोई अंतर नहीं रह गया क्योंकि दोनों के पास ही फ्री विल नहीं है, राइट. बट ऑथर बोलता है कि साइंस हमें एक तरीका देता है जिसके थ्रू हम फ्रीडम ऑफ विल को समझ सकते हैं या समझ पाने की कोशिश कर सकते हैं. लेकिन अभी तक हम गलत डायरेक्शन में देख रहे थे, ठीक है. गलत डायरेक्शन में किस कंटेक्स्ट में देख रहे थे, मतलब फ्रीडम ऑफ विल को समझने के लिए जो सही डायरेक्शन है वो डायरेक्शन हमने पकड़ी नहीं, हम किसी और गलत डायरेक्शन में चले गए, ओके. अब वो गलत डायरेक्शन कौन सी थी साइंस की? दैट author explains, instead of using electron microscope or brain scanner, we should go to the zoo. Okay, now this is a very important message. साइंस हमें तरीके दे रहा है कि हम फ्रीडम ऑफ विल के कंसेप्ट को समझ पाए, लेकिन अभी तक हम लोग इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप और ब्रेन स्कैनर का यूज कर रहे थे. अभी जो दोनों डिवाइसेस हैं, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज द रॉन्ग डायरेक्शन, ओके. तो राइट डायरेक्शन ऑथर के हिसाब से क्या है कि जू में जाके देखो, जू में आप जब जाओगे तो वहां पे फ्रीडम ऑफ विल या फ्री विल को आप ज्यादा बेटर समझ पाओगे, ओके. अब जू में कैसे समझ पाएंगे? लेट अस सी. There we will find animals using a wide range of skills that gives them options to do what to do, skills that we share. Animals वही skills use करते हैं जो हम भी use करते हैं, तो उनको देख के हम कुछ हद तक ये समझ सकते हैं कि भाई किस तरीके से wide range of options of skills are available to them also. अब यहाँ पे तो एक चीज समझना, यहाँ जो मेन जो एजेंडा है ना, उसको समझने के लिए यू डोंट नीड टू पे अटेंशन टू ईच एंड एवरी वर्ड. व्हाट यू आर एक्चुअली ट्राइंग टू कैप्चर इज द मेन मैसेज, ओके. नाउ अभी तक का जो मेन मैसेज है वो ये है कि फ्रीडम ऑफ विल को हम साइंस के थ्रू समझ तो सकते हैं, लेकिन जिस डायरेक्शन को हम ले रहे थे वो डायरेक्शन गलत थी. तो वी शुड नॉट यूज माइक्रोस्कोप और ब्रेन स्कैनर. द राइट डायरेक्शन इज लुकिंग एट दी जू, ओके. नाउ जू के कंटेक्स्ट में ऑथर ने बात की कि एनिमल्स भी हमारी तरह ही स्किल्स का यूज करते हैं. दीज एबिलिटीज हैव इवॉल्व्ड थ्रू नेचुरल सिलेक्शन. जानते हैं हम लोग नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू ये स्किल्स डेवलप होती हैं because they're essential for survival. Animals need to weigh different factors, explore available options, pursue new alternatives when old strategies don't work. So that is survival of the fittest. So basically author कह रहा है कि भाई एनिमल्स की दुनिया में भी कुछ वैसे ही काम होता है, नेचुरल सिलेक्शन वाला, जैसा कि ह्यूमंस के साथ होता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. तो हमें हर रोज देखना पड़ता है कि हमारे पास क्या अवेलेबल ऑप्शंस हैं, किस तरीके से हम स्ट्रैटेजीज को यूज कर सकते हैं सर्वाइवल के लिए, और जो बेस्ट होगा वही सर्वाइव करता है. टुगेदर दीज एबिलिटीज गिव ऑल एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस एन एंटायरली नेचुरल फ्री विल, वन दैट वी नीड प्रिसाइसली बिकॉज वी आर नॉट रॉक्स. और इन कैपेबिलिटीज की वजह से स्किल सेट हो गया आपका, लाइक है ना, योर एबिलिटी टू सर्वाइव बाय वेइंग इन द ऑप्शंस, ओके, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. सो इन चीजों की वजह से ही वी हैव एन एंटायरली नेचुरल फ्री विल, और यही हमें रॉक्स वगैरह से अलग बनाती है. वी आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स एक्टिवली परस्यूइंग आवर इंटरेस्ट इन चेंजिंग एनवायरनमेंट. और ह्यूमंस एक्टिव ऑर्गेनिजम्स हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि अपना इंटरेस्ट चेंजिंग एनवायरनमेंट में परस्यू करते हैं, ओके. Let's look at the options. We are forever tethered to the idea of free will. We are forever tethered. तो यहीं से गड़बड़ स्टार्ट हो गई. Forever tethered. Tethered का मतलब कहीं पे बांध देना, ठीक है. Like animals को आप बांध देते हो ना, so you tether them.
Okay, we are forever tethered to the idea that free will does not exist. Okay, was it mentioned that कि हम हमेशा के लिए इस आइडिया के साथ जुड़े हुए हैं कि फ्री विल एग्जिस्ट ही नहीं करती? But one look at the world of animals helps us understand what free will is and how it applies in the world. So yes, world of animals helps us to understand free will, but saying that it also helps us understand to apply in our own world is something that would be extra information. जो मैंने आपसे अभी बात की थी ना superfluous expressions की, तो वो यही है, ठीक है, forever, ये extra है, ठीक है. आपने वहां पे बोला था कि भाई हम लोग फ्री विल एग्जिस्ट नहीं करती ऐसा सोचते हैं, ठीक है, लेकिन ये कहना कि हमेशा से हम इसी आइडिया के साथ चलते आ रहे हैं, ठीक है, सो दैट वुड बी एक्सट्रीम, क्योंकि यहाँ पे ये एक्स्ट्रा वर्ड है फॉरएवर जो हमें मेन डिस्कशन में नहीं मिला था, और ये जो लास्ट वाला पार्ट है डज इट अप्लाई टू our world, this is also extra which was not present in our original discussion, so I will eliminate this. Next पे चलते हैं. The idea of free will, though pertinent, does not find conclusive evidence in the science, but it is only, okay guys, देखो यहाँ पे only आ गया, only देखते ही क्रॉस करो, ठीक है, only का मतलब सिर्फ एनिमल्स का वर्ल्ड ही है जो हमें इस मिस्ट्री को सॉल्व करने में मदद करेगा. नाउ एनिमल्स के वर्ल्ड के थ्रू हम फ्री विल को समझ सकते हैं, लेकिन सिर्फ क्या एनिमल्स का वर्ल्ड ही है जो फ्री विल समझाएगा, ये कहना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इट्स बियॉन्ड दी स्कोप. हमें नहीं पता कि ये टॉपिक कितना बड़ा है, ठीक है, तो हो सकता है कि इस टॉपिक के अगर और डायमेंशंस को देखा जाए तो एनिमल्स के अलावा भी कई चीजें हैं जो फ्री विल को समझा सकती हैं. सो यूजिंग द वर्ड ओनली विल मेक दिस ऑप्शन एक्सट्रीम. सो जो कंसेप्ट अभी हमने सीखा था एवरी, ऑल, नेवर, है ना, ये ओनली भी वैसा ही वर्ड है, एक्सट्रीम बना रहा है, ठीक है, सो एलिमिनेट दिस. The idea of free will despite the tools made available by the science. Okay, so this is clearly the first 4 lines of the discussion, जहां पे हमने बोला था कि हम साइंस का यूज करते हैं फ्री विल को समझने के लिए, लेकिन अभी तक की हमारी डायरेक्शन गलत थी, ठीक है. टूल्स ऑफ साइंस कौन से हैं? ये ब्रेन स्कैनर और माइक्रोस्कोप. तो देखो समझो, आइडिया ऑफ फ्री विल, द वे विच वी हैव बीन लाइक ट्राइंग टू अंडरस्टैंड the direction was wrong. We are using the wrong tools. Okay, despite the tools made available by the science has not been explored in the right manner. Yes, this is what the first 4-5 lines were saying. Now, through the world of animals, through the example of animals, we can understand the topic in a much better manner. Okay, this is perfectly in sync with what the discussion is also telling me. So this looks like the right answer. क्योंकि यहाँ पे कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है और बिल्कुल उसी डायरेक्शन में जा रहा है. हमें ये बोला जा रहा है कि भाई जो अभी तक के टूल्स आपने यूज किए थे वो टूल्स प्रॉपर नहीं है, साइंस का यूज आप करो, लेकिन जिस डायरेक्शन में आप जा रहे थे, microscope and all that, that was not the right direction. Now we should look at the world of animals to understand the topic better. So this is perfect. Okay, nothing extra. Last option. The world of science has come up short in explaining the concept of free will, and it is only, guys, यहाँ पे वापस से only आ गया तो ये क्रॉस हो गया, through the pragmatic. Pragmatic क्या है? Superfluous expression है. क्या आपको डिस्कशन में pragmatic वर्ड दिखा? Pragmatic by the way means practical. It is through the world of practical world of animals that we can understand how free will works in humans. Okay, did you really find this word pragmatic? No. Okay, so you can see सिर्फ ये सिंपल सी टेक्निक लगाने से कितने सारे एक्स्ट्रा वर्ड की मुझे यहाँ पे एक्स्ट्रा वर्ड्स की वजह से कितने ऑप्शंस मैंने एलिमिनेट कर लिए. देखो यहाँ पे फॉर एवर टी थर्ड आ रहा था, फॉर एवर टी थर्ड कहीं नहीं था, ठीक है, यहाँ पे ओनली आ रहा था, यहाँ पे भी ओनली आ रहा था, यहाँ प्रैग्मेटिक आ रहा है, ठीक है. द ओनली ऑप्शन दैट इज परफेक्टली clear and nothing extra, nothing additional is C option. So C option is my answer. Okay, let's move on to the next question. Okay, so have a look at the question, guys. Now let me solve this. There are two conflicting perspectives regarding the relationship between profanity and dishonesty. Profanity और dishonesty को लेके दो perspectives हैं जो conflicting है. Conflicting का मतलब वो मैच नहीं करते, एक दूसरे के अगेंस्ट है, ठीक है. प्रोफैनिटी का मतलब होता है बेसिकली सेइंग बैड वर्ड्स. ओके, किसी को लिटरली आप अब्यूज कर रहे हो, गाली दे रहे हो, ठीक है, दैट इज प्रोफैनिटी. ओके, प्रोफैनिटी इज अ वर्ड दैट हैज नेगेटिव कनोटेशन फॉर ऑब्वियस रीजंस. ओके, एंड डिसऑनेस्टी और प्रोफैनिटी, डिसऑनेस्टी आई थिंक जानते ही होगे आप. डिसऑनेस्टी और प्रोफैनिटी के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको लेके कंफ्लिक्टिंग पर्सपेक्टिव्स हैं, ठीक है. These two forms of norm violating behavior. अब देखो प्रोफैनिटी यानी कि किसी को अब्यूज करना, कुछ खराब बातें बोलना, कुछ गंदा बोलना, ये सोसाइटी के नॉर्म्स के अगेंस्ट है, तो दिस इज अ नॉर्म वायलेटिंग बिहेवियर. और डिसऑनेस्टी का मतलब आप ईमानदार नहीं हो,
ठीक है, आप धोखेबाज हो, आप लोगों को पागल बनाते हो, ये चीज भी सोसाइटी के फंडामेंटल्स के खिलाफ है, तो ये भी नॉर्म वायलेटिंग बिहेवियर है। ठीक है, सो दीज टू फॉर्म्स ऑफ नॉर्म वायलेटिंग बिहेवियर शेयर कॉमन कॉजेज एंड ऑफन कंसिडर टू बी पॉजिटिवली रिलेटेड। तो सुपरफिशियली हमें ऐसा लग सकता है कि जो इंसान प्रोफैनिटी करता है वही इंसान डिसऑनेस्ट भी होगा। मतलब कॉमन सेंस यही बोलेगा कि यार कोई पर्सन ऐसा है जो अब्यूज करता है, गालियां वालियां देता है, या गंदी तरीके से बात करता है, लोगों को डिसरिस्पेक्ट करता है, ऑब्सीन लैंग्वेज का यूज करता है, ठीक है, सो दैट पर्सन would be profane and obviously he would be dishonest also. Now that would be a very simplistic correlation, right? But author कह रहा है कि ऐसा हम लोग सोचते हैं that they are positively correlated. Positively correlated का मतलब जो इंसान profane है वही dishonest भी है. On the other hand, however, profanity is often used to express one's genuine feelings and therefore negatively related to dishonesty. But दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो प्रोफैनिटी आपकी जेन्युइन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करती है। अब इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे आपको किसी पे गुस्सा आया, आपने उसके लिए कुछ खराब बोला, तो वो खराब बोलना प्रोफैनिटी हो गई, राइट? तो उसने आपकी जेन्युइन फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया, तो जब आपने अपनी जेन्युइन फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया तो आप डिसऑनेस्ट तो रहे नहीं। तो उस हिसाब से आप सोचो तो प्रोफैनिटी एंड डिसऑनेस्टी आर नेगेटिवली कोरिलेटेड। नेगेटिवली कोरिलेटेड का मतलब कि अगर आप प्रोफेन हो तो आप डिसऑनेस्ट नहीं हो, ठीक है, और अगर आप प्रोफेन नहीं हो तो आप डिसऑनेस्ट हो। सो इट्स लाइक नेगेटिवली कोरिलेटेड, है ना? सो दैट मीन्स दीज टू फैक्टर्स डोंट गो टुगेदर, ओके, है ना? लाइक एक होता है तो दूसरा नहीं होगा, सॉर्ट ऑफ। तो अब देखो दो कंफ्लिक्टिंग बातें हुई, है ना? पहले वाला में लोग सोचते हैं कि पॉजिटिवली कोरिलेटेड है, लेकिन अभी आपने कहा कि भाई अगर आप प्रोफैनिटी को आप जेन्युइन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए यूज कर रहे हो तो देन इन दैट केस यू रियलाइज दैट इट्स नेगेटिवली कोरिलेटेड। इन 3 स्टडीज वी एक्सप्लोर्ड द रिलेशनशिप बिटवीन प्रोफैनिटी और ऑनेस्टी। 3 स्टडीज में हमने इस रिलेशनशिप को एक्सप्लोर किया, प्रोफैनिटी और ऑनेस्टी के बीच में जो रिलेशनशिप है। वी एग्जामिन्ड प्रोफैनिटी और ऑनेस्टी फर्स्ट विद प्रोफैनिटी बिहेवियर and lying on a scale in the laboratory, then linguistic analysis of real life social interactions Facebook, and finally with profanity and integrity indexes for aggregate level of US states. तो ये 3 स्टडीज हैं, इन स्टडीज का जो डिस्क्रिप्शन है वो मैटर नहीं करता, जो इसका रिजल्ट आया स्टडीज का, 3 स्टडीज का, वो रिजल्ट क्या है वो मैटर करता है। रिजल्ट ये आया, वी फाउंड अ कंसिस्टेंट पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्रोफैनिटी एंड ऑनेस्टी। यानी कि जो इंसान प्रोफैनिटी शो करता है वही इंसान ऑनेस्ट भी होता है। प्रोफैनिटी वाज एसोसिएटेड विद लेस लाइंग एंड डिसेप्शन एट द इंडिविजुअल लेवल एंड हायर इंटीग्रिटी एट द सोसाइटल लेवल। सो प्रोफैनिटी शो करने वाला इंसान कम झूठ बोलेगा और कम धोखा देगा, ठीक है, कम झूठ बोलना और कम धोखा देना इज बीइंग ऑनेस्ट, और उसकी जो इंटीग्रिटी का लेवल है वो हाई होगा। इंटीग्रिटी इज लाइक you being true to your values and you keeping your word, okay, so that is integrity। so उसकी इंटीग्रिटी का लेवल भी सोसाइटी में हाई होगा, ठीक है। सो फाइनली जो ये डिस्कशन खत्म हुआ उसके अंदर आपने ऑनेस्टी और प्रोफैनिटी के बीच में पॉजिटिव कोरिलेशनशिप निकाल दिया, ठीक है। ऑप्शंस को देखा जाए, let's look at the options. So very first option that we have here, 3 studies reveal that the conflicting perspectives regarding the relationship between profanity and dishonesty are inconsistent. 3 studies के अंदर क्या profanity और dishonesty का inconsistent relationship आया? बिल्कुल नहीं। 3 studies ने एक positive correlation show किया और ये consistent और short result था कि profanity is positively associated with honesty, ठीक है। तो ये कहना कि 3 studies के अंदर कंफ्लिक्टिंग पर्सपेक्टिव आई है, गलत है। कंफ्लिक्टिंग वाली बात स्टार्टिंग में हो रही थी जहां पे हम बात कर रहे थे कि लोग सोचते हैं कि पॉजिटिवली कोरिलेटेड है प्रोफैनिटी और डिसऑनेस्टी, और कुछ लोग कुछ लोगों का ये मानना है कि भाई ये नेगेटिवली कोरिलेटेड है। 3 स्टडीज में तो फिर क्लियर ही हो गया कि प्रोफैनिटी और ऑनेस्टी आर पॉजिटिवली कोरिलेटेड, सो दिस इज रॉन्ग, दिस इज फैक्चुअली रॉन्ग। 3 studies reveal that profane people expressing their genuine feelings tend to use disrespectful and obscene language. Okay. So 3 studies ने ये शो किया कि जो प्रोफेन लोग होते हैं, प्रोफेन पीपल होते हैं, जब वो जेन्युइन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, राइट, ठीक है, तो वो डिसरिस्पेक्टफुल और ऑब्सीन लैंग्वेज का यूज करते हैं। ओके, नाउ व्हाट इज द स्टडी टेलिंग मी? इफ आई एक्चुअली सी, यहां से स्टडी का रिजल्ट आया है, ठीक है, वी फाउंड अ कंसिस्टेंट पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्रोफैनिटी एंड ऑनेस्टी। प्रोफैनिटी वाज एसोसिएटेड विद लेस लाइंग एंड डिसेप्शन। लेस लाइंग एंड डिसेप्शन का मतलब कम झूठ बोलना और कम धोखा देना, दैट मीन्स बीइंग ऑनेस्ट, ओके। सो प्रोफैनिटी एंड बीइंग ऑनेस्ट
आर पॉजिटिवली कोरिलेटेड। बी ऑप्शन उसको ना थोड़ा ट्विस्ट कर रहा है, और मैं समझाता हूं कैसे। प्रोफेन पीपल एक्सप्रेसिंग द जेन्युइन फीलिंग्स, यानी कि प्रोफेन पीपल में वही जो अपनी जेन्युइन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं वो खराब भाषा का इस्तेमाल करेंगे। एक्चुअली प्रोफेन वर्ड का मीनिंग ये होता है कि आप डिसरिस्पेक्टफुल और ऑब्सीन लैंग्वेज का यूज करते हो। सो इन अ वे प्रोफेन पीपल use disrespectful and obscene language. Now when you are saying that expressing their genuine feelings, that means कि profane people के भी सबसेट है और उसमें से जो genuine feelings को express कर रहे हैं वो खराब भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। Now this is like what would I say, like a slightly twisted option, क्योंकि जो correlation आया है वो पता है किस में आया है? Between being profane, that means using disrespectful and obscene language, and being genuine. तो यहां पे ना आपको लिखना चाहिए था कि स्टडीज रिवील दैट यूजिंग डिसरिस्पेक्टफुल एंड ऑब्सीन लैंग्वेज और बीइंग प्रोफेन इज पॉजिटिवली कोरिलेटेड विद बीइंग जेन्युइन, राइट। जबकि आपने एक्चुअली यहाँ पे इसको स्टडी का रिजल्ट आपने क्या लिखा कि प्रोफेन पीपल एक्सप्रेसिंग द जेन्युइन फीलिंग्स, एज इफ की भी आपने पहले एज्यूम कर लिया कि प्रोफेन पीपल के अंदर एक सेगमेंट होता है, या तो सारे ही प्रोफेन को ले लिया या आपने एक सेगमेंट को एक्सप्रेस किया। जो जेन्युइन फीलिंग्स रखते हैं वो डिसरिस्पेक्टफुल और ऑब्सीन लैंग्वेज का यूज करते हैं। Okay, so you're not showing the correlation between being profane and being genuine. Okay, so this one is twisted, so we can eliminate this one also. 3 studies reveal that dishonesty and profanity, two forms of norm violating behavior, are negatively related with honesty and integrity. This is absolutely wrong. Why? क्योंकि आप ये कह रहे हो 3 स्टडीज ने रिवील किया कि डिसऑनेस्टी और प्रोफेनिटी ये दोनों नेगेटिवली कोरिलेटेड है ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी के साथ, जबकि रियलिटी क्या है कि प्रोफेनिटी इज पॉजिटिवली कोरिलेटेड विद ऑनेस्टी। प्रोफेनिटी इज पॉजिटिवली कोरिलेटेड विद ऑनेस्टी, राइट। ठीक है, ये लिखा है ना, पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्रोफेनिटी एंड ऑनेस्टी। ओके, सो यहां पे तो आपने एक तो इसको ग्रुपिंग कर दिया, तो ये ग्रुपिंग ही गलत है क्योंकि इन दोनों को साथ में हमने कोरिलेशन नहीं निकाला। दूसरी चीज, इस ग्रुप के विद में जो प्रोफेनिटी वाला फैक्टर है इट इज एक्चुअली पॉजिटिवली कोरिलेटेड विद ऑनेस्टी, सो अगेन दैट इज फैक्चुअली रॉन्ग। ओके, सो दिस वन इज आल्सो गॉन, राइट। फोर्थ पे आते हैं। 3 studies reveal that people using disrespectful and obscene language, so disrespectful and obscene language का मतलब profanity, ठीक है, tended to be less untruthful and deceptive. ये किसके लिए यूज होगा? ऑनेस्ट पर्सन के लिए। तो यहां पे ना इनडायरेक्टली पता है आप क्या बोल रहे हो? 3 स्टडीज ने ये रिवील किया कि जो लोग प्रोफेनिटी का यूज करते हैं या जो लोग प्रोफेन होते हैं, दीज पीपल आर पॉजिटिवली कोरिलेटेड विद बीइंग ऑनेस्ट। सो गाइज, दिस इज पॉजिटिव कोरिलेशन, ठीक है, दिस इज पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन प्रोफेनिटी एंड ऑनेस्टी। अब इन लोगों ने इस ऑप्शन को बनाया थोड़ा सा घुमा के है, लेकिन आई थिंक अभी आप समझ पा रहे होगे दैट दिस option is telling me that profanity by the way means being disrespectful and obscene when it comes to language, and honesty is basically about being less untruthful, झूठ कम बोलना और धोखा कम देना। ठीक है, ये क्या लिखा है? झूठ कम बोलना और धोखा कम देना। तो बेसिकली प्रोफेनिटी और ऑनेस्टी का पॉजिटिव कोरिलेशन है। बिल्कुल यही है स्टडी का रिजल्ट। यस, पॉजिटिव कोरिलेशन। सो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? डी ऑप्शन। Okay, so that is my answer. And before we wind up, guys, I think you already know this batch. So this is the complete batch. You can have a look at it. It's available at a discounted price. And then we have these separate batches that are also running. Okay, VRC booster course you already know. Okay, so you can get this at 3600 rupees now if you purchase it as an individual course. Otherwise you can purchase the complete course also. Individual भी आप खरीद सकते हो depending on your requirement, right? Okay, you can use the code booster and get the discount. So do check it out. That's it, guys, for today's session. I'm going to see you in the next session. Bye bye. Thank you.